नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। कई सालों तक काला धन लाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करने वाले बाबा रामदेव आर्थिक आजादी का सपना दिखाने के लिए एक फार्मूला लेकर आज देश के सामने आए। हमेशा की तरह बाबा खूब बोले, मोदी से लेकर मनमोहन सिंह तक और महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक अपने उद्गार प्रकट किए। सत्ता और सियासत से बात शुरू की और अपनी झोली से आर्थिक क्रांति के ऐसे ऐसे फार्मूले निकालकर देश के सामने रख दिए जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी चकरा जाएं। देश की माली हालत सुधारने के लिए विदेशों से काला धन लाने की मुहिम चलाने वाले बाबा रामदेव देश की दरिद्र जनता को गरीबी और गुर्बत से उबारने के लिए नया फार्मूला लेकर आए हैं। रामदेव ने ऐसी संजीवनी बूटी का सपना दिखाया कि टैक्स के झंझट से मुक्ति का ऐसा खाका खींचा कि पूछिए मत। बाबा बोले कि सारे टैक्स खत्म कर दो, सिर्फ सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ और देश को मालामाल बनाओ। बाबा के इस फार्मूले पर अगर सरकार ने अमल किया तो रसोई गैस का सिलेंडर सिर्फ 250 रुपए में मिलने लगेगा, पेट्रोल और डीजल का दाम 35 रुपया लीटर हो जाएगा, भ्रष्टाचार, महंगाई और गरीबी खत्म हो जाएगी और देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। कुछ महीने पहले मोदी लाओ देश बचाओ का नारा बुलंद कर चुके बाबा रामदेव ने आज मोदी के सामने भी एक शर्त रख दी है। शर्त यह कि बाबा मोदी को समर्थन तभी करेंगे जब देश को खुशहाल बनाने के उनके फार्मूले पर मोदी और बीजेपी अपना रुख साफ करेगी। इस अनूठे आर्थिक फार्मूले पर बात करने के लिए खुद बाबा रामदेव हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, समझेंगे उनके फार्मूले के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या कहा बाबा रामदेव ने। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार हमारे पास में समाधान है। इसको हमने नाम दिया आर्थिक आजादी। सारे टैक्स खत्म करो, सिंगल टैक्स। पेट्रोल मिलेगा इस देश में 35 रुपए, डीजल मिलेगा इस देश में 35 रुपए, गैस का सिलेंडर मिलेगा 250 रुपए का। वज्रासन और शीर्षासन जैसी योग मुद्राओं से दुनिया भर में मशहूर हुए बाबा रामदेव सत्ता के साष्टांग आसन के सपने सजाते सजाते जब अर्थव्यवस्था के उद्धार का फॉर्मूला लेकर देश के सामने आए तो साथ में रिसर्च का पूरा भंडार था, आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने का नुस्खा था और अर्थशास्त्र के जटिल आंकड़ों को चुटकी में सुलझा लेने का दावा था। महंगाई से त्रस्त 125 करोड़ लोगों को राम राज्य का सपना बेच रहे थे बाबा। टैक्स की टेंशन बाएं हाथ से खत्म करने की संजीवनी बूटी खोज कर लाए थे रामदेव। जरा देखिए टैक्स रूपी झंझावात को अपने ज्ञान बाण से खत्म कर देने का दम भर रहे बाबा का अर्थशास्त्र क्या कहता है। सारे टैक्स खत्म करो, पूरे देश में ये सिंगल टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करो। 1% टैक्स लगाते हैं तो 15 लाख करोड़ और 2% लगाते हैं बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स तो 30 लाख करोड़ रुपए देश को आएगा। पूरे देश में सारे टैक्स खत्म कर दो, सिर्फ एक टैक्स लगाओ और सभी समस्याओं का समाधान पाओ। बाबा इस फॉर्मूले को बता तो ऐसे रहे थे मानो लौकी का जूस हो जिसे पीकर शरीर से रोग व्याधि चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। बात आगे बढ़ी तो भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति के लिए भी बाबा के आर्थिक फॉर्मूले की बूटी तैयार थी। मैं कहता हूँ पेट्रोल मिलेगा इस देश में 35 रुपए, डीजल मिलेगा इस देश में 35 रुपए, गैस का सिलेंडर मिलेगा 250 रुपए का, बाइक मिलेगी 25,000 रुपए की। रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपए में मिल सकता है, पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी हो सकती है। यानी अर्थशास्त्री बाबा के कहने का मतलब ये है कि उनके बताए मार्ग पर चलें तो दुनिया में नई क्रांति जन्म ले सकती है। अगर वाकई योग गुरु के टैक्स रूपी अवतार से आर्थिक उदारीकरण आता है और दुनिया की तस्वीर बदल जाती है तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि बाबा रामदेव नोबेल पुरस्कार के हकदार होंगे। लेकिन देश जानना चाहता है कि बाबा के इस फॉर्मूले में क्या वाकई कोई वास्तविकता है या सत्ता के स्वप्नलोक में परवाज भर रहे रामदेव हवाई आंकड़ों के जरिए ज्ञान की ऐसी गंगा बहा रहे हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। कभी 1 रुपए कभी। तो ये थे स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव को 10 सालों में हमने अलग अलग रूप में देखा, अलग अलग चेहरे देखे। कपाल भांति अनुलोम विलोम कराते हुए एक योग गुरु के रूप में हमने देखा। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए स्वामी रामदेव को देखा। हमने कांग्रेस पर तीखे हमले करने वाले स्वामी रामदेव को देखा। हमने देश भर में बीजेपी के पक्ष में अलख जगाने वाले स्वामी रामदेव को देखा। हमने 3 महीने पहले उस रामदेव को देखा जिन्होंने कहा कि मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी है महानायक और जब तक मोदी नहीं आएंगे तब तक बीजेपी का वो समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि मोदी में ही मादा है कि देश को दिशा दे चुके हैं। हमने रामदेव का वो चेहरा भी देखा। आज रामदेव नए रूप में देश के सामने, जनता के सामने आए। उन्होंने अपना अर्थशास्त्र देश के सामने रखा जिसमें उन्होंने कहा क्या क्या किया जाए जिससे देश की दशा
देश की बदहाली, देश की गरीबी और गुर्बत से निजात पाया जा सकता है, जिसमें खास बात उन्होंने कही कि सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ और देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाओ। हमारे साथ हैं स्वामी रामदेव खुद, उनसे बात करेंगे। दो टैक्स मामलों के जानकार, एक सुधीर चंद्रा फॉर्मर चीफ हैं सीबीडीटी के, उनको हमने खास तौर से बुलाया समझने के लिए कि स्वामी रामदेव जो कह रहे हैं उसे अमली जामा पहनाना कितना आसान है या मुश्किल है। और हमारे साथ स्टूडियो में धीरेन्द्र कुमार, सीओ वैल्यू रिसर्च के, ये भी टैक्स कंसल्टेंट हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं स्वामी रामदेव, पहले आपसे ही सुनना चाहते हैं। अब तक हम मानते रहे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सालों से आप काला धन लाओ देश बचाओ की बात कर रहे हैं, काला धन के बगैर, काला धन लाए बगैर देश खुशहाली के रास्ते पर नहीं जाएगा। आज आपने एक नया अर्थशास्त्र देश के सामने रखा और उसको एक बार आपके नजरिए से ही पहले सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि उस अर्थशास्त्र से जो आपने फार्मूला दिया है उस फार्मूला पर हम अमल करें, देश या सरकारें अमल करें तो देश की बदहाली कैसे दूर हो सकती है। स्वामी जी बताएं। अजीत भाई, पहले तो मैं बहुत विनम्रता के साथ अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बहुत अदब के साथ, सम्मान के साथ कुछ बात कहना चाहूंगा कि अभी तक देश में जो अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा होती रही वो परंपरागत जो टैक्स प्रणाली है उसमें सुधारों को लेकर के, मरम्मत को लेकर के चर्चाएं होती रही। किसी ने ये बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने के बारे में सोचा नहीं। जरूर ब्राजील में ये 10 साल तक एक प्रयोग हुआ और वहां पर ये आंशिक रूप से सफल भी हुआ। वहां पर जो 2 काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, बड़ी करेंसी को वापस नहीं ले पाए, दूसरे टैक्सों को खत्म नहीं किया, तो लोगों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ जरूर डाला। लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू किया जा सकता है, इसका 10 साल तक एक सफल मॉडल जो है ब्राजील में चला। अगली बात, ये गलत टैक्सेशन सिस्टम के कारण से हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो गई जिससे कि देश के बाहर करीब 16 करोड़ रुपए गया, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल लिक्विडिटी ने उसको 25 से 30 लाख करोड़ रुपए कहा, लेकिन उसमें उन्होंने ओवर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग और हवाला, ये जो 2 बड़े स्रोत है इनको नहीं जोड़ा। इसलिए बाहर देश के सभी अर्थशास्त्री, चाहे प्रोफेसर अरुण कुमार है या दूसरे और लोग हैं जो इसके ऊपर ब्लैक मनी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, 16 करोड़ रुपए देश के बाहर गया तो करीब 900 लाख रुपए देश के अंदर की अर्थव्यवस्था में अभी भी वो चल रहा है, खप रहा है, चाहे इलीगल गोल्ड में, इलीगल माइनिंग में, इलीगल ड्रग्स में, तमाम 1000 लाख करोड़ रुपए के काले धन की अर्थव्यवस्था गलत टैक्सेशन सिस्टम के कारण से हमारे देश में पैदा हुई। जी, करीब 500 लाख करोड़ रुपए के टैक्स देश की जनता से अभी तक लिए गए। पिछले पैसे की वैल्यू को थोड़ा मैं अधिक गिन रहा हूं क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू ज्यादा होती थी। अब करीब 1500 लाख करोड़ रुपए की ये जो है अनअकाउंटेड जो व्यवस्था है, या इसमें जो है देश के लोगों को गलत टैक्स लगा करके जिस महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी में धकेल दिया गया। अरे गैस आती है 250 रुपए का सिलेंडर, आप 1200 रुपए का क्यों देते हैं? डीजल पेट्रोल आता है 30-35 रुपए का, अब 50 और 70-75 रुपए का क्यों देते हैं? आप जितने भी सामान हम बाजार से खरीदते हैं, आप जितने भी यहां पर टैक्स के जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं, औसतन टैक्स इस हिंदुस्तान में 60% आता है और डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा खतरनाक है। तो ये सब देखिए, हिंदुस्तान में करीब 32 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। स्वामी जी, ये इन सब से निजात कैसे मिलेगी? जो आपने कहा कि गैस बहुत सस्ती हो जाएगी, तमाम महंगाई से लोग परेशान हैं, ये सब सस्ती चीजें कैसे हो जाएगी? आपका प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है, इसमें है आर्थिक आजादी, और इससे जो बातें कही है उसमें आपने कहा है कि देश की जनता दरिद्र हो रही है, आर्थिक लूट, काला धन, भ्रष्टाचार, नकली करेंसी, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, सारा अनर्थ, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय की चीखें चारों ओर सुनाई दे रही है। और इस सब का सॉल्यूशन आपके हिसाब से 1 से 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स में है, यही कह रहे हैं आप? अब मैं बताता हूं इसके ऊपर बहुत 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखता हूं। अब देश कहां से चल रहा है? गलत टैक्सेशन सिस्टम में हमारे सुधीर जी तो बैठे मेरी समझ से शायद वही सुधीर जी हैं जिनसे मेरी कई बार बात हुई 2011-12 के आंदोलन के दौरान भी। 3,17,000 हमारे टैक्सेशन के कर्मचारी अधिकारी, 1,70,000 हमारे सीओ और तमाम एडवोकेट्स, एक ऐसा पूरा जो है कहते हैं कि पूरा जंजाल रचा गया है, एक ऐसी पूरी फौज खड़ी दी गई है, इसमें से आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा। भैया इस समय आरबीआई के अनुसार 2 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, हमारी करीब 12 लाख करोड़ की हमारी करेंसी छपी हुई है। मैं कहता हूं बड़ी करेंसी की जरूरत ही नहीं है, आप बैंक से ट्रांजैक्शन करो, 3 काम एक साथ लागू करने पड़ेंगे। बड़ी करेंसी वापस लो, बैंक से ट्रांजैक्शन जो है चालू करो और उसी पर टैक्स लो। आप ये काम करते हैं
तो हिंदुस्तान में 2 के बजाय हर दिन 5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। उसमें 1 से 2%, 1% टैक्स लगाते हैं तो 15 लाख करोड़ का कलेक्शन होगा। आज सारे सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम है, स्टेट के टैक्सेशन है, लोकल बॉडीज के, सब मिलाकर के 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन नहीं हो रहा है। जब एक छोटी सी बात से आपका इतना बड़ा कलेक्शन हो सकता है तो फिर जो है ये तमाम तरह का इतना बड़ा मकड़ जाल क्यों? स्वामी जी, ये आप किसी सीओ को पूछो, वो किसी चीज का जवाब नहीं दे सकता। आप किसी कर्मचारी अधिकारी को पूछो इनकम टैक्स के, वो जवाब नहीं दे सकता। ऐसा गलत टैक्सेशन सिस्टम लागू कर दिया, उससे 30 से 50% चीजें महंगी हो चुकी। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जड़ ये गलत आर्थिक नीति और उसमें सबसे बड़ा टैक्सेशन है और उसको ठीक करना जरूरी है। स्वामी जी, चलिए आपकी बात सुनी। वैसे आपको सुनते हुए लग नहीं रहा है कि आप वही योग गुरु हैं जो 8-10 साल पहले जो देश में सिर्फ योग सिखाने के लिए जाने जाते हैं? अभी लग रहा है जैसे किसी अर्थशास्त्री से बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन है। सर, जो बातें कही अभी स्वामी जी ने, एक अर्थशास्त्री की तरह इनका अपना कैलकुलेशन है। हमारे हाथ में प्रेस रिलीज है। जो बातें ये कह रहे हैं कि अगर हम सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दें तो देश को तमाम बदहाली से देश उभर जाएगा और गैस, डीजल, पेट्रोल सब कुछ आधे दाम में मिलने लगेगा देश में। क्या आपको लगता है यह मुमकिन है? इसमें कुछ कमियां हैं? उसके बाद हम धीरेन से भी पूछेंगे। सुधीर चंद्रा साहब। देखिए, जो एक तो स्वामी जी को मेरा प्रणाम निवेदन। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय टैक्स का ढांचा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इतना पेचीदा हो चुका है कि एक आम नागरिक, आम टैक्स पेयर त्रस्त हो चुका है। सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, टीडीएस है, एडवांस टैक्स है, इतने कंप्लायंसेस हैं। तो जो स्वामी जी का या किसी का भी सुझाव है इस माहौल में, बेसिकली एक आम आदमी की आवाज है कि टैक्सेशन सिस्टम को इतना सिंपल करो कि हम लोग टैक्स देने के बाद एक आराम की नींद सो सके और एक जो ट्रेडर है वो बहुत अच्छे से अपना व्यापार कर सके और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। पहले एक जमाना था कि जब लेकिन सुधीर चंद्रा जी प्रोड्यूस होता था। सुधीर चंद्रा जी, सवाल ये उठता है कि सब सारे टैक्स बंद करके, सर्विस टैक्स से लेकर इनकम टैक्स, जितने तरह के टैक्सेज हैं, 32 तरह के डायरेक्ट टैक्सेज हैं, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, सबको बंद करके सिर्फ बैंक से ट्रांजैक्शन टैक्स लेने से आपको लगता है देश की माली हालत सुधर जाएगी? और जैसा कि स्वामी जी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि 15 लाख करोड़ तो एक साल में हो जाएगा और अगले साल में ये 40-50 लाख करोड़ तक हो सकता है। तो आपको लगता है ये मुमकिन है या इसमें कुछ खामियां भी हैं? देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो टोटल जोड़ है, मैंने फिगर ली थी जो फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए, वो फिगर आती है हमारी करीब 12,35,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए। तो स्वामी जी ने जो फिगर बताई अभी कि 5,000 करोड़ का डेली ट्रांजैक्शन है और उसका 300 दिन का मान के करीब 15 लाख करोड़ जो स्वामी जी ने बताया है, तो इसमें स्वामी जी मुझे लगता है कि स्टेट के टैक्सेस आपने नहीं लिए। ये 12,35,000 करोड़ सिर्फ सीबीडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मिलने के बाद ये हो रहा है। तो अगर वही आप ले रहे हैं और 15 लाख करोड़ आप कह रहे हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आ जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन स्टेट के टैक्सेस बहुत हैं। स्टेट एक्साइज है, स्टेट ऑक्ट्रॉय है, स्टेट का सेल्स टैक्स है। वो मेरा ऐसा अनुमान है कि आपने शायद उसको नहीं लिया है इसमें। जी, चलिए स्वामी जी, मुझे लगता है थोड़ा जनता को समझाने की जरूरत है। अगर हम इसको बजट चर्चा की तरह करेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आर्थिक मामले में ऐसे भी लोग, हम जैसे लोग भी थोड़े नासमझ होते हैं। थोड़ा समझाने के हिसाब से कहिए, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री की तरह आज बात कर रहे हैं। कैसे कायाकल्प हो जाएगा देश का और कैसे सिर्फ बैंक पर सिंगल ट्रांजेक्शन टैक्स, बैंक से जो ट्रांजेक्शन होता है लगाते ही हम मानते हैं कि हम देश की तस्वीर बदल जाएगी? और उसके बाद तो मैं थोड़ी सी बात कहता हूं। देखिए, अभी हमारे देश में, अपने देश में इस समय करीब 12 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मनी है। 8 लाख करोड़ रुपए का हमारे देश के अंदर जो है बैंक मनी है। करीब हमारे देश में 20 लाख करोड़ रुपए का जो है पैसा है और उसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। इसमें अभी जो 12 लाख करोड़ रुपए है, जो करेंसी मनी है, उसको ट्रेसेबल नहीं होता है,
उसको आप किसी को भी ले रहे हैं, उसी से सारा करप्शन, उसी से सारा ब्लैक मनी, ये सारी चीजें जनरेट होती हैं। अब जो 8 लाख करोड़ है वो ट्रेसेबल, आप कहीं पर भी देंगे, कभी भी उसकी आज से 100 साल बाद भी आप उसकी जांच कर सकते हैं। तो ये जो पैसा है, मैं बड़ी करेंसी वापस लेंगे तो लोग बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे। बैंक से ट्रांजेक्शन में एक ही दिक्कत आती है कि भाई हमारे पास में 1,10,000 करोड़ 1,10,000 शाखाएं हैं। जब बैंकों को थोड़ा कमीशन देंगे, हमने कहा कि 0.02% उनको दीजिए, 0.14% जो है स्टेट को, 0.14% जो है सेंटर को, और 18% जो है वो लोकल बॉडीज को दीजिए। इसलिए इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसमें बात कह रहा हूं कि आज हमारे पास में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन रोज होने लग जाएगा, जो अभी 2 लाख करोड़ का हो रहा है। और ये समय आने पर और बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग जो है बैंक ट्रांजैक्शन पर जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे, बैंक से लेन देन करेंगे, कैश में लेन देन बंद, बैंक से लेन देन चालू, तो जो पैसा लेगा उसका 1% कट जाएगा। आज उसका कटता है सारे टैक्स लगा करके, मैंने कहा उसको 30 से 60% उसका पैसा चला जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। एक किसान भी यूरिया खरीदता है, डीएपी खरीदता है, गैस खरीदता है, पेट्रोल डीजल खरीदता है, एक किसान भी टूथपेस्ट खरीदता है। अब टूथपेस्ट हम खरीदते इसके ऊपर 12% देना पड़ता है, हम जो बिस्किट खरीदते इसके ऊपर 12% टैक्स देना पड़ता है, आज हमें पेन खरीदते इसके हर एक चीज के ऊपर कुल मिलाकर के टैक्सेशन इतने ज्यादा हैं। वैट जो है वो 4-5% से लेकर के 12% तक, एक्साइज ड्यूटी अलग से, इनकम टैक्स अलग से, फिर जमीन खरीदते बेचते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी अलग से। तो ये सब बंद कर देना चाहिए आपके हिसाब से स्वामी जी, ये सब बंद कर देना चाहिए, सारी टैक्स खत्म। चलिए स्वामी जी, लेकिन एक बात बताइए, आपको सब बंद कर देना चाहिए। जी आपने कहा सब बंद कर देना चाहिए स्वामी जी, लेकिन एक बात दिलचस्प है, आपको ये सब अब तक काला धन ये सब इतनी दिलचस्पी आपको कैसे? आप स्वामी हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, अब तक कांग्रेस हाईकमान पर लगातार हमले करते रहे, आपके आसपास क्या अर्थशास्त्रियों की जमात है क्या कि हिसाब किताब ये लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1,000 लाख करोड़ हिसाब किताब करते करते आप यहां तक आए? तो ये कौन सी हॉबी है स्वामी जी? देखो, पहले मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, ये 25 साल पहले, फिर मैंने वेद शास्त्र पढ़ा, फिर आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र पढ़ा। मैंने देखा रे सारे अनर्थ की जड़ तो अर्थशास्त्र है, तो अर्थ ठीक नहीं होगा तो अनर्थ होगा। तो हमारे एक भाई अनिल बोकिल, वो 14 साल से ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सैकड़ों सीए की टीम है। एक 14 साल से लगातार रिसर्च हो रहा था, 12 साल में तो पूरा कुंभ हो जाता है, तो उसमें से अमृत निकल करके आया। मैंने इसको पिछले 4-5 सालों से सार्वजनिक मंचों पर रखा, इसके ऊपर कम से कम सैकड़ों फिर जो है सेमिनार हुए, और अब पूरी दुनिया में कोई भी जो है अर्थशास्त्री इसको चैलेंज नहीं कर सकता। बस इसमें यही है कि हमें अपनी बैंकिंग प्रणाली को थोड़ा सा और मजबूत बनाना पड़ेगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है किसानों को टैक्स देना पड़ेगा, तो किसानों को आप, मैंने कहा नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन बनाइए, उनको अपनी फसल का पूरा मूल्य दीजिए, और किसानों को आज स्वामी जी इस पर हम राय लेते हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ है। स्वामी जी आपने अनिल बोकिल का जिक्र किया, हमने उनकी वेबसाइट देखी अर्थक्रांति.org, और उस वेबसाइट पर वही फार्मूला जो आप कह रहे हैं वही फार्मूला है। लेकिन दिलचस्प एक बात और है कि बीजेपी के नेता ने, नितिन गडकरी ने पार्टी नेताओं के सामने भी 2 दिन पहले इसी फार्मूले को रखा है। एक विजन डॉक्यूमेंट है बीजेपी का 2025 का, और उसमें भी यही प्रेजेंटेशन गडकरी ने लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी की मौजूदगी में दिया। तो माना जाए कि गडकरी का फार्मूला, रामदेव का फार्मूला, ये ओरिजिनेट हो रहा है वहीं से, अर्थशास्त्र या अर्थक्रांति.org से। ऐसा देखो, मैंने सबसे पहले आदरणीय जेटली जी के सामने इस बात को रखवाया था, फिर इसको गडकरी जी को मैंने कहा, फिर गडकरी जी ने सब नेताओं के सामने इस प्रेजेंटेशन को रखा। आप क्यों भूल जाते हैं? इसको तो राहुल गांधी जी ने भी देखा। तो इसका मतलब ये हो जाए है जिसने आपको, मैं पूरी मेरे, इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी, इसका मतलब ये स्वामी जी हुआ कि वही जो आपने रखा अर्थ क्रांति से आपके पास आया, आपने गडकरी जी को दिया, और गडकरी जी ने बीजेपी में नेताओं के सामने रखा। तो रूट स्वामी रामदेव हैं, जो गडकरी जी वहां बीजेपी नेताओं को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रतिभा पाटिल जी, और राजीव गांधी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट से लेकर के पवन बंसल से लेकर के सारे जितने भी कांग्रेस के टॉप लीडरशिप है, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू जी हैं, चाहे वो और तमाम लोग हैं, मैं किसी एक आधा व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, और तमाम जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं,
मैं उसके कुछ लोगों ने हाँ, कहा सही है सर, सही है स्वामी जी। उन लोगों ने आपकी बात को नहीं माना, गडकरी जी ने मान लिया, और बीजेपी ऐसे भी आपकी बात को मानती है। बीजेपी ने गडकरी जी ने प्रेजेंटेशन कर दिया तो मान लिया जाए। जो स्वामी जी आज बोल रहे हैं, बीजेपी में 2 दिन पहले पार्टी नेताओं की मौजूदगी में गडकरी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। स्वामी जी आपके पास लौटेंगे, एक बार धीरेन को हम शामिल करते हैं। धीरेन टैक्स कंसल्टेंट है। जो स्वामी जी ने, जो रामदेव जी ने कही, इसकी शुरुआत वाकई उन्होंने जिक्र किया। अनिल बोकिल है, अर्थक्रांति.org पर मैंने देखा है, ये सारे फार्मूले वहां भी हैं। स्वामी जी उसको एक वॉइस दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और बीजेपी में बात उठी है। क्या लगता है ये फार्मूला सही है कि सारे टैक्सेज बंद कर दें और इसके बाद अगर हम इस तरह से बैंकों से ट्रांजैक्शन टैक्स 1 से 2% कर दें तो देश अमीर हो जाएगा और सारी कीमतें घट जाएगी, और डीजल पेट्रोल से लेकर सिलेंडर तक? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, इसको बहुत बारीकी से इवैल्यूएट करना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल लगता है आज के दिन, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो बैंकों का रीच है, जिस तरह से हमारे, और खासकर टर्नओवर पे टैक्स हमेशा एक रिट्रोग्रेड चीज होता है। जब भी आप पैसा लगाएं, जब भी आप पैसा रखें और निकालें, इस पे अगर टैक्स लगेगा तो पैसा का डिवैल्यूएशन वहीं से शुरू हो जाता है। अभी तो महंगाई की मार है ही है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है। जो सीबीडीटी के एक्स चेयरमैन बोल रहे थे कि जितने तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, जितना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत जरूरत है। बाबा रामदेव ने जो कहा है, इसके वजह से अगर एक डिबेट शुरू होता है तो ये बहुत ही वेलकम चीज है। लेकिन इसमें एबरेशन कहाँ, इसमें कहाँ गुंजाइश है यहाँ भी गड़बड़ी होने की? क्योंकि कोई 5 लाख निकालता है, हो सकता है बैंक पर, सोर्स पर उसका ट्रांजैक्शन टैक्स कट गया, लेकिन उसके बाद वो ब्लैक मनी मार्केट में फ्लोट हो रहा है, वो खरीदने जा रहा है। कुछ वृद्ध आदमी हूँ और अगर मेरे पास जिंदगी भर की कमाई का जो बचा हुआ 10 लाख रुपया है, एक बार मैंने अगर किसी कहीं से निकाल करके उसको कहीं दूसरी जगह रख दिया तो वो 1% कम हो जाएगा। तो पैसे के टर्नओवर पे उसका कम हो जाना, पैसे के केवल मूवमेंट पे उस पैसे का कम हो जाना, ये अपने आप में काफी रेट्रोग्रेड चीज है। इसको काफी बारीकी से देखने की जरूरत है। हाँ, जो स्वामी जी कह रहे हैं कि चीजों का सिंप्लीफाई होना चाहिए, बहुत सारे जो टैक्सेस है ये बहुत नुकसानदेह है, ये आज कारोबार के लिए एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है। तो आप भी धीरेन मानते हैं इसका मतलब कि सब चीज बंद कर दें और सारे टैक्सेज बंद कर दें, 32 तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज, और जो स्वामी जी कह रहे हैं, जो फार्मूला गडकरी जी पार्टी में पेश कर चुके हैं, उसके बाद हम अभी स्वामी जी के पास भी आएंगे, इस फार्मूले को लागू कर दें, उसके बाद देश की हालत सुधर जाएगी और सारी जितनी समस्याओं की जड़ में जो टैक्स हैं, जो गरीबी है, गुर्बत है, बदहाली, ये सब खत्म, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे लोग बैंक में पैसा रखें। अगर ये सब हमने बंद कर दिया और लोगों ने बैंक में पैसा रखना बंद कर दिया तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि सरकार को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम मान लें कि अगर ये हो गया तो उसके बाद 40 रुपए लीटर, 35 रुपए लीटर डीजल और 250 रुपए में गैस सिलेंडर। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स काफी अनरीजनेबल चीज है, क्योंकि अगर आप पार्ले बिस्किट खरीदते हैं उस पर एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी को बराबर टैक्स लगता है। जब आप इनडायरेक्ट और जो डायरेक्ट टैक्स है वो काफी रीजनेबल चीज है, क्योंकि अमीर को ज्यादा लगता है, गरीब को नहीं लगता है, बल्कि अमीरों के पैसे को गरीबों तक पहुंचाने की ये सोच होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अपने आप में बड़ा अनरीजनेबल चीज है। चाहे वो अगर कोई अपना लालटेन जलाने के लिए अगर तेल खरीद रहा हो, या कोई अपने बड़े एसयूवी में गाड़ी। इसमें ब्लैक मनी कहाँ रुक रहा है? इसमें ब्लैक मनी रुकेगा क्या? क्योंकि कोई 10 लाख निकाला, उसने वहां सोर्स पर दे दिया ट्रांजेक्शन टैक्स, उसके बाद वो पैसे जाके रिटेल के यहाँ से कुछ भी खरीद लेता है 10 लाख रुपए के, कोई पर्ची नहीं है, तो ब्लैक मनी तो मार्केट में फ्लोट हो रही है। नहीं, इसमें जो दो चीज है, एक तो मुझे लगता है कि स्वामी जी आपके पास जो पैसे का जो वेलोसिटी है, जो जी स्वामी जी स्वामी जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। मैं धीरेन्द्र भाई जी से 2-3 बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि इसका पूरा प्रस्ताव सामने नहीं आया था। मैं थोड़ी सी बात करें, इसमें जो पैसा प्राप्त करेगा, माने जिसको लाभ होगा, मैं मान लीजिए किसी को पैसा दे रहा हूं तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा, जो लेने वाला है उसके ऊपर लगेगा। तो मैं चाहे 100 आदमी को देता हूं या 1000 आदमी को देता हूं, और एक आदमी जब पैसा पाता है तो कोई ऐसे तो नहीं पाता, या तो तनख्वाह पाएगा या उसके बदले उसको कोई ना कोई आदमी जब भी पैसा लेगा तो उसको कोई ना कोई लाभ होगा। ऐसे कोई पैसा नहीं पाएगा। मान लीजिए मैं कोई पैसा किसी से पा रहा हूं तो मैंने उसके बदले उसको कोई चीज दी तब पा रहा हूं, तो पैसा देने वाले को टैक्स नहीं लगेगा, ये लेने वाले को, एक आदमी को लगेगा, 2 को नहीं लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा पैसा निकाल करके फिर ब्लैक मनी जनरेट कर लेगा। 10 लाख रुपए निकाला तो निकाल करके करेगा कैसे? हमने कहा ना 500-1000 रुपए के नोट खत्म करो, तो 2 का बड़ी करेंसी वापस लेनी पड़ेगी, बैंकिंग पर आपको ट्रांजैक्शन पर जाना पड़ेगा। तीसरी बात एक जो हमारे भाई धीरेन्द्र जी ने कही कि हमारा बैंकिंग सिस्टम अभी भी पुअर है, मैंने माना
करेंसी वापस लेने के में 5-6 महीने का वक्त लगेगा। और जब बैंकों को हम एक अच्छा मनी देंगे तो एक दिन में, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, गांव गांव में मकान बने हुए, बैंक वाले 6 महीने के भीतर 1 लाख से अपनी शाखाएं हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2.5-3 लाख शाखाएं अपनी खोल देंगे। स्वामी जी, एक चीज बताइए, 5-6 महीने का, साल भर का टाइम लगेगा और उस टाइम पीरियड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कहीं पर भी ब्लैक मनी जनरेट हो ही नहीं सकता, कोई बार्टर सिस्टम पर जा नहीं सकता। ये 2 ही इसमें बड़ी समस्याएं गिनाते हैं, बार्टर सिस्टम पर कोई नहीं जाएगा। स्वामी जी, एक चीज बताइए, 1% पे बात बन रही है तो क्यों तमाम दुनिया भर के झंझट पालेगा? स्वामी जी एक चीज बताइए, ये सब आज इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जब सब चीज इसी से हो जाएगा, आपने कहा भी है कि नरेंद्र मोदी के लिए आपने कहा, नरेंद्र मोदी से आपने सवाल पूछे क्या मोदी जी सत्ता में आने से पहले ये सब चीज की गारंटी देंगे और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे और तमाम चीजें आपने कही है, और जिसमें यह भी है कि वो सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब को खत्म करके ट्रांजैक्शन टैक्स का ऐलान करेंगे और आर्थिक आजादी की घोषणा करेंगे। आपने मोदी से यह शर्त लगाई है नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के बदले। तो क्या माना जाए कि अगर नरेंद्र मोदी ये ऐलान नहीं करते हैं कि इन मुद्दों पर आपके साथ हैं, तो बाबा रामदेव का समर्थन नरेंद्र मोदी को नहीं है, ये मान लें? यदि हमारे मुद्दों पर समर्थन नहीं तो हम साथ में नहीं, ना हमने मुद्दों के साथ समझौता किया, ना आगे हम समझौता करेंगे। हमने लड़ाई लड़ी है देश के 125 करोड़ लोगों के भलाई के मुद्दों की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश के किसानों के मुद्दों की। मैं एक ऋषि पुत्र होने का धर्म निभाऊंगा, लेकिन कृषक पुत्र होने का धर्म उससे मेरे लिए पहले है। आपने कहा, इसलिए नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन यदि मोदी नहीं बनाते, भारतीय भाषाओं को सम्मान नहीं दिलाते, स्वदेशी के लिए आगे नहीं आते, वो ट्रांजैक्शन टैक्स वाला सिस्टम को लागू नहीं करते, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को नहीं दिलाते और भ्रष्टाचार नहीं मिटाते, हम उनके साथ नहीं होंगे। ये बात आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगी। लेकिन कल जो आपके स्थापना दिवस पे स्वाभिमान ट्रस्ट का स्थापना दिवस है, वहां नरेंद्र मोदी और बाकी लोग आ रहे हैं। उसमें वेबसाइट पर मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है चाय वाला करेगा गांव वाले के मुद्दों का समर्थन। देखिए 3 बजे 5 जनवरी से लाइव, ये आपके ट्रस्ट की वेबसाइट पर है। तो इसका मतलब आप तो मान रहे हैं कि चाय वाला गांव वालों के मुद्दों का समर्थन करेगा। जाहिर है चाय वाला नरेंद्र मोदी है। ऐसा देखो, यदि नरेंद्र मोदी इन मुद्दों का समर्थन करते हैं तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है ना। अरे भैया, हमने सबको मौका दिया इस पूरी प्रक्रिया में भी। आदरणीय राहुल गांधी जी से लेकर के देश के तमाम पॉलिटिशियन से लेकर के सबके सामने प्रस्ताव रखा। जब हमने देखा कि कोई इसको राष्ट्रीय पटल पर रख नहीं रहा है और हमने इस मुद्दे का पूरी तरह से जांच पड़ताल की और हमने इसको ये समझा कि देश की भलाई के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, तो और अर्थव्यवस्था सारी व्यवस्थाओं के केंद्र में होती है और जो देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है उसका हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, मिलिट्री सिस्टम सब कुछ स्ट्रॉन्ग होता है। एक सिस्टम को ठीक करने से नकली करेंसी, नक्सलवाद, आतंकवाद, सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अनअकाउंटेड जो मनी होता है, अनट्रेसेबल मनी होता है, वो सारी समस्याओं का जन्म होता है। तो ये चीजें होंगी। स्वामी जी मैं समझ गया, लेकिन आप करीब 4 महीने पहले, 3 महीने, साढ़े 3 महीने पहले 16 सितंबर 2013 को मेरे साथ न्यूज 24 के स्टूडियो में आए थे और उस दिन आपने कहा था मोदी नहीं तो बीजेपी का समर्थन नहीं, उनके नाम का शीघ्र ऐलान अगर बीजेपी नहीं करती है तो हम समर्थन पर विचार करेंगे, मोदी ही महानायक हैं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठ सकते हैं। आपका बयान है जो हमारे चैनल पर आपने बोला था, पढ़कर सुना रहा हूं। तो आज स्टैंड आपका बदला क्यों? नहीं बदला नहीं है, आज भी कह रहा हूं। देखो, ये इतना बड़ा निर्णय है, इसको लेने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगर चाहिए, एक बहुत बड़ी हिम्मत, साहस चाहिए, और वो मोदी जी में दिखता है। तो मान लें कि मोदी, एक बार उस व्यक्ति को मौका देना चाहिए, इसलिए हमने कहा। तो मान लें कि नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर, जिसमें सारे टैक्स देश में खत्म हो जाएं, जो सिर्फ बैंक पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगे, बाकी सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स और जितने तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज खत्म हो जाएं, मोदी इस पर आपकी बात मान लेंगे? या हम मान लें कि देश में अगर मोदी आए, पहले तो मोदी आए ना आए ये 2014 के अप्रैल मई के चुनाव में तय होगा, लेकिन ये मान लें कि मोदी इन मुद्दों पर आपके साथ खड़े होने का ऐलान करेंगे? देखो, कल तक का इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां तक रही बात जो है उनके प्रधानमंत्री बनने की, देखो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले लोगों ने सिलेक्शन कर लिया है, ऐसा एक वातावरण बना है। अब जब लोगों को 250 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा,
30-35 रुपए में उनको डीजल पेट्रोल मिलेगा। उनको जो भी चीजें खरीद रहे हैं बाजार से 30 से 50% सस्ती होंगी। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और जब इतना पैसा देश में होगा तो सोशल सिक्योरिटी से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सब जगह आप पैसे को लगाइए ना, पैसे का इन्फ्लू बढ़ेगा। स्वामी जी बीच में रोक रहा हूँ, इतनी चीजें होंगी और वोट नहीं देगा। बिल्कुल स्वामी जी बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा कल तक इंतजार करिए, इसका मतलब कल नरेंद्र मोदी आपके मंच पर आने वाले हैं। क्या मान लें कि नरेंद्र मोदी ऐलान करेंगे? एक बीजेपी और आपके बीच कमाल की अंडरस्टैंडिंग दिखती है, टाइमिंग दिखता है कि जब आप 16 सितंबर को आप कहते हैं मोदी नहीं तो बीजेपी को समर्थन नहीं, उसके कुछ दिन बाद मोदी के नाम का ऐलान हो जाता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। आज आप कह रहे हैं ये सारे टैक्स खत्म करो, बैंक पर सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ। 2 दिन पहले गडकरी यही प्रस्ताव अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच देते हैं। अब आप कह रहे हैं कल का इंतजार करो। तो मुझे लगता है आपके और बीजेपी के बीच एक टाइमिंग को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, क्या यह माना जाए? देखो, हम देश के साथ हैं, हम मुद्दों के साथ हैं, हम 125 करोड़ लोगों के भलाई की नीतियों के साथ में हैं। बीजेपी और मोदी के साथ भी है। हमने पहले कांग्रेस को भी मौका दिया था, उन्होंने धोखा दिया। हम मुद्दों के साथ हैं, मोदी मुद्दों के साथ है तो उनके साथ हैं। हम मिलकर के चलने में विश्वास नहीं रखते, हम अपने आप को ईमानदार और बाकी को बेईमान नहीं समझते। ना हमें सत्ता की, न सम्मान की, न हमें संपत्ति की, न सिंहासन की चाहना है। हमें हमारी एक इच्छा है कि इस देश की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। बेचारा गरीब, मजदूर, किसान जो इस देश में दम तोड़ रहा है, मैं साहब एक सवाल फिर करता हूं स्वामी जी।